विद्यार्थी, आइए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये माइनर सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र की क्लास है, बीए प्रथम सेमेस्टर, जिसमें आपने देखा है कि यूनिट फर्स्ट पिछले कई लेक्चर 3-4 लेक्चरों में यूनिट फर्स्ट जो है वो समाप्त हो गया है। यूनिट सेकंड की बात आज प्रारंभ करते हैं। जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, यूनिट सेकंड से आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में जो सबसे पहले प्रक्रिया है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है वो क्या है? विकास, डेवलपमेंट। और ये विकास किस रूप में? जो जस्ट इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, और शिक्षा के उद्देश्यों में आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है। अब ये सारे बिंदु, ये सारे फैक्टर, ये सारे तथ्य का विकास हम कैसे करेंगे? अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, शिक्षा का सामाजिक विकास कैसे होगा, शिक्षा का व्यावसायिक विकास कैसे होगा, और शिक्षा का लोकतांत्रिक विकास कैसे होगा। तो इन सब में जो सबसे सशक्त साधन है वो क्या है? शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी विकास की प्रक्रिया में, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह व्यावसायिक हो, चाहे वह लोकतांत्रिक हो, इन सब में विकास की प्रक्रिया में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, और शिक्षा के द्वारा ही हम इनका विकास कर सकते हैं। ठीक है ना? कि शिक्षा के माध्यम से हम बालक के व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रख सकते हैं, उसके सामाजिकता के विकास को ध्यान में रखते हैं, उसके व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना, और उसके लोकतांत्रिक भावना के विकास को ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिससे उसका व्यक्तिगत विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका व्यावसायिक विकास हो, और जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उनका विकास हो। ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। तो सबसे सशक्त साधन है वो क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम शिक्षा में जो विकास की प्रक्रिया है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, और चाहे लोकतांत्रिक हो, इन सब का विकास शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। ठीक। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बिंदु आता है कि सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। तो सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण में भी शिक्षा की भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, या जो वेशभूषा है, इन सब का जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके शिक्षा के द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम विभिन्न सभ्यताओं का ज्ञान बालकों तक पहुंचाते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार संस्कृति जो है आगे बढ़ती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत का जो हस्तांतरण है उसमें भी शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इस प्रकार हम शिक्षा के रूप में सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करते हैं। इसके बाद इसमें बहुत कुछ समझने की विषय वस्तु नहीं है। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो इसके विषय में बता सकते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आपको बार बार समझना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार पढ़ लेंगे
उस विषय वस्तु पर आपका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम में छोटे छोटे ऐसे सब पॉइंट रखे गए हैं ताकि आपका जो समझ है उस विषय वस्तु पर वो स्पष्ट हो जाए। इसके बाद कौशलों का संग्रहण। कौशल क्या है? अगर हम कौशल की बात करते हैं, कौशल तो एक प्रकार से किसी विशिष्ट क्षेत्र में, या कहिए अंग्रेजी में कहते हैं स्किल। तो कौशल क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की दक्षता। जैसे किसी को शिक्षक बनना है तो तमाम ऐसे टीचर ट्रेनिंग के कोर्स करता है। जैसे मान लीजिए कोई बीटीसी करता है, डीएलएड करता है, बीएड करता है। तो ऐसे किसी को इंजीनियर बनना है तो कोई बीटेक करता है, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम जो है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष कुशलता अर्जित करना या विशेष निपुणता अर्जित करना ही क्या है? कौशल है। उस कौशल का, जैसे किसी को शिक्षक बनना है तो उसमें कौन से कौशल का विकास होगा? टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल का विकास होगा। तो ये कौशलों का संग्रहण करना भी जो सबसे सशक्त माध्यम है वो क्या है? शिक्षा है। कि शिक्षा के द्वारा हम विभिन्न टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रकार की दक्षता या निपुणता हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौशलों का संग्रहण है। ठीक, अब आगे पाठ्यक्रम को अगर ले जाते हैं कि मानव मूल्यों का निर्माण व उनका संग्रहण, तो इसका भी जो सशक्त साधन है वो शिक्षा ही है। जितने भी मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। और सामाजिकता या समाज के मूल्य, लोकतांत्रिकता या लोकतंत्र के मूल्य, इन सब का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा होता है। और शिक्षा के माध्यम से ही हम विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करके विषय वस्तु को विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तभी जो है उन कौशलों का, उन वस्तुओं का, उन तथ्यों का विकास होता है, ठीक है ना। ये सारे जितने भी पॉइंट हमने इसके पहले आपको बताया है, ये बहुत कुछ समझने की विषय वस्तु नहीं है। बस एक बार अगर आपने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ समझने वाली विषय वस्तु नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको सारे विषय वस्तु समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 10+2 के बाद अब ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं। उस विषय वस्तु को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जो आपके लिए कुछ नवीन है, कुछ नया है, अब हम उस पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में ही आपके इन बिंदुओं के अलावा जो अगला टॉपिक है, अगला पाठ्यक्रम है, वो क्या है कि अवकाश हेतु शिक्षा। अवकाश हेतु शिक्षा। अवकाश हेतु शिक्षा, या कह सकते हैं कि सदुपयोग के संदर्भ में, सदुपयोग के संदर्भ में। अब ये अवकाश हेतु शिक्षा, यहाँ अवकाश हेतु का क्या तात्पर्य है? तो आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक बालक का जीवन जो है वह महत्वपूर्ण है, और हर एक व्यक्ति, हर एक बालक का जीवन व्यस्ततम जीवन है। अब उस व्यस्ततम जीवन में भी जो अवकाश का समय है, अवकाश का मतलब सामान्य अर्थों में लिया जाता है तो छुट्टी से लिया जाता है, और जो अवकाश का अर्थ है कि अवकाश के समय अवकाश का सदुपयोग करना।
अच्छी तरह से उसका उपयोग करना। यह भी एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा बताया जाए, विद्यार्थियों को समझाया जाए कि वो अवकाश का सदुपयोग करें। अपने व्यस्ततम जीवन में जो फुर्सत का समय है, जो छुट्टी का समय है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। अगर आप अवकाश हेतु शिक्षा के रूप में देखा जाए उसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चित है आपको उससे लाभ मिलेगा। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं कि आपका विद्यालय एक प्रकार से ऑफलाइन मोड में बंद है, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अब आप इस फुर्सत के समय में ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा जो समय मिलता है, अगर आप उसका वास्तव में सदुपयोग करते हैं तो आप हर एक क्षेत्र में अपने आप को सबसे अग्रिम पंक्ति में पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अवकाश के समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे एक टाइम टेबल होता है जिसमें आप अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर छुट्टियां हो जाती हैं, गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं। अब उन गर्मी की छुट्टियों में भी आप अवकाश का अगर सदुपयोग कर रहे हैं और ये आपके पाठ्यक्रम में इसीलिए सम्मिलित किया गया है कि आप उस अवकाश का सदुपयोग करिए। जैसे तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई सीपीएमटी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो वो भी अवकाश के समय में अपना सदुपयोग करता है। जैसे विद्यार्थी 10th का एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि जुलाई आएगा, विद्यालय खुलेगा, फिर अध्ययन प्रारंभ करेंगे, और वो गर्मी की छुट्टियों में टहलते हैं, घूमते हैं, पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन जो सक्रिय विद्यार्थी होते हैं, जो सही मायने में अवकाश का सदुपयोग करते हैं, वो जैसे ही 10th का उनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वो एक कक्षा 11 की जो है पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकों को लेकर पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। वो समय का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि उस छुट्टियों में अवकाश का सदुपयोग करते हैं, और वो विद्यार्थी हमेशा आगे रहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार वो नेक्स्ट क्लास के पाठ्यक्रम का रिवीजन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। यही अवकाश का वास्तव में सदुपयोग है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि अवकाश हेतु शिक्षा, कि विद्यार्थियों को इस तरह मोटिवेट किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए ताकि वो अवकाश का सदुपयोग कर सके। ठीक है ना? अब अवकाश का अर्थ क्या है? अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप कहीं नोट भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए कि अवकाश का अर्थ क्या है। कि साधारण अर्थों में अवकाश काल से अभिप्राय फुर्सत के उस समय से है जिसमें व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कार्य न हो। ठीक है ना? वही क्या है? अवकाश है कि फुर्सत का ऐसा समय जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य न हो, वही क्या है? अवकाश हेतु शिक्षा है। ठीक है ना? ये समझ गए पॉइंट आप? आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले बिंदु की बात करते हैं, जिस तरह अवकाश हेतु शिक्षा है, उसी तरह जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है कि अगला क्या है, अगला बिंदु क्या है, तो अगला बिंदु है राष्ट्रीय एकता, या कह सकते हैं राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा, या इसे और सरल शब्दों में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकता कि राष्ट्रीय एकता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या है कि राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में, किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में या व्यक्तियों के बीच समान हित के आधार पर विकसित हम की वह भावना है जो उन्हें क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म इत्यादि की भिन्नता होते हुए भी अपने राष्ट्र में बांधती है, अपने राष्ट्र में या राष्ट्र से बांधती है और वे राष्ट्रहित के आगे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं। वही क्या है? राष्ट्रीय एकता है। और सामान्य रूप में अगर कहा जाए तो जिसमें हम की भावना हो। आप जानते हैं कि भारत एक विविधताओं भरा देश है। तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? भारतीय हैं। और ये आपके पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रीय एकता में एक हम की भावना होती है, जिसमें राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच समान हितों के आधार पर जो विकसित किया जाता है वो हम की भावना होती है कि समान रूप में हम की भावना विकसित हो। वही क्या है? राष्ट्रीय एकता है। और किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के समृद्धि के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता का होना नितांत आवश्यक है। प्राथमिक कक्षाओं से ही ऐसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है जिसमें आने वाले अगली पीढ़ी जो हमारी है उसमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो, उसमें एक हम की भावना का विकास हो। और राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिसमें बालकों का राष्ट्रीय एकता के गुण जो है उसमें विकसित किया जा सके। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम राष्ट्रीय एकता को समझ सकते हैं। अब राष्ट्रीय एकता को समझने के लिए और कई बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। जैसे राष्ट्रीय एकता क्या है, इस बिंदु को आपने समझ लिया, लेकिन राष्ट्रीय एकता विकसित करने की आवश्यकता क्या है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम बिंदु जो है राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड होके कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण की क्या आवश्यकता है, इसकी मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता के विकास को कैसे दृढ़ किया जा सकता है। ऐसे तमाम प्रश्न जो है विश्वविद्यालय परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें पूछा जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्या है या राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। अब राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, कुछ पॉइंट में हम इसका अध्ययन करेंगे कि क्यों आवश्यक है, क्यों हम विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता का विकास करें। तो आप ऐसे पॉइंट में नोट करते रहिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है, हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे पॉइंट में इसका आप अध्ययन करेंगे। जैसे पहले पॉइंट को लीजिए कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा कहीं कि राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है या राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। ऐसे नेक्स्ट
आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए, कि जो राष्ट्र का शासन तंत्र है, चाहे वो प्रजातंत्र हो, ठीक है ना, चाहे वो राजतंत्र हो, जो भी शासन तंत्र है उसका जो है हमें उसमें आस्था रखनी चाहिए। ठीक ऐसे नेक्स्ट बिंदु में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए। अब ये विघटनकारी तत्व के कौन से हैं? आप जानते हैं, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो बहुत सारे लोग उस देश के अंदर भी होते हैं कि वो सारी सुविधाएं, सारा व्यवहार जो है राष्ट्र से प्राप्त करते हैं और उसी राष्ट्र को जो है कोसते हैं। ऐसे विघटनकारी तत्वों को जो है समझाने के लिए भी, बताने के लिए भी राष्ट्रीय एकीकरण की या राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। और क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए भी, क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। हम भले ही किसी धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र के निवासी हों, लेकिन फिर भी हम में एक हम की भावना होनी चाहिए, और वो इसलिए होने चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। इस तरह की भावना का विकास होना चाहिए, इसलिए आवश्यकता है। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए, कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से किसी प्रकार का द्वेष न हो, विभेद न हो, इन सब को दूर करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है कि हम सभी जो है एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे विभिन्न पॉइंट हैं, विभिन्न बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को लिख सकते हैं। और परीक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकता से या राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय एकता को आपने समझ लिया, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को आपने समझ लिया। जो राष्ट्रीय एकता से ही रिलेटेड अगला विषय वस्तु है, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, वो क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या हैं? ठीक है। तो इसका हम भी अध्ययन जो है पॉइंट में करेंगे, बिंदुओं में करेंगे कि वो बाधाएं कौन कौन सी हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय एकता को कम किया जाता है। जैसे सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, पॉइंट में समझ लीजिए कि जैसे जातिवाद है, भाषावाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, जिसके आधार पर वर्ग संघर्ष होते हैं, विभेद होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर जो है विभेद होता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली वो बाधाएं क्या हैं कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद। ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट रूप में करते हैं कि राज्य की जो भेदभावपूर्ण नीतियां होती हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य से विभेद करता है,
ठीक है ना। ऐसे वोट की राजनीति में भी वर्ग संघर्ष होता है, जातिगत जो है पार्टियां स्थापित होती हैं, ठीक है ना। ऐसे रूपों में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। और इसके अलावा आर्थिक विषमता है, उदार शिक्षा का अभाव है, राजनैतिक दलों के लिए राष्ट्रीय मानदंडों का निर्धारण नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। ये सारे बिंदु जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है राष्ट्रीय एकीकरण से या राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में। एक अंतिम बिंदु है कि राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को ही पलट दीजिए, उन बाधाओं को ही दूर कर दीजिए। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उसी को दूर कर दीजिए। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो वही राष्ट्रीय एकता विकास हेतु शिक्षा हो जाएगा। जैसे जितना भी हमने बाधाएं बताया है कि जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता पर अंकुश लगा देना, किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा अंकुश लगा देना ही क्या है? राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा है। ठीक उसी तरह राज्य की जो भेदभावपूर्ण नीति है उसका अंत कर देना, ठीक, राष्ट्रीय कानूनों की सर्वव्यापकता कर देना, प्रांतीयता या भाषावाद इत्यादि को समाप्त कर देना, ठीक है ना। और ये सब किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से होगा। आर्थिक विषमता का जो स्तर है उसको दूर कर देना, आदर्शों की प्रतिष्ठा करना, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारे बिंदु आप ऐसे एक लाइन में समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको ही शिक्षा के माध्यम से ठीक कर देना कि राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा हो जाएगा। जो बाधाएं हैं उनको दूर कर देना ही राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु शिक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज यूनिट सेकंड में कुछ बिंदुओं को हमने समझा है। नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। धन्यवाद।